जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CSIR का आपका स्किल का डेट आउट हो चुका है, तो जिसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि एडिटोरियल ही बोला जाएगा। तो अब हम जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाएगा तब तक आपको डेली एक मॉर्निंग में एडिटोरियल प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर कर सकें। ओके, तो चलिए फिर डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के सफर का मूल्यांकन भारत में ही नहीं दुनिया भर में विशेष कारणों से हो रहा है। सत्ता परिवर्तन तो लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव या लेबर पार्टियों के बीच या किसी अन्य देश में सत्ता हस्तांतरण क्षणिक हलचल पैदा करता है, क्योंकि बदलाव का असर राजनीतिक व्यवहार एवं नीतियों तक सीमित रहता है। पर भारत में 2014 में सत्ता परिवर्तन का संदेश भिन्न था। स्वाधीनता के पश्चात भारत मैकालेवाद के संशोधित या परिष्कृत राह पर चल रहा था। मुगल एवं औपनिवेशिक कालों में सृजित सांस्कृतिक पहचान से भारत की मौलिकता दबी कुचली हुई थी। इसलिए 2014 का जनादेश आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों से कहीं अधिक भारत की पहचान और परिभाषा पर केंद्रित था। इसे कई बुद्धिजीवी नहीं पचा पाए। वे इस बदलाव को धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के आगे नहीं देख पाए। इसका कारण है वे वैचारिक ठहराव के शिकार हैं। अपनी विचार दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का साहस और इच्छा शक्ति दोनों नहीं होने से व्यक्ति, संगठन या विचार देर सवेर काल बाह्य हो जाता है। इससे इतर पश्चिम के समाज शास्त्र ने पिछले 300 वर्षों में आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की है। इसलिए वहाँ स्वार्थ है, वह ठहराव नहीं है। तभी तो यूरोप के बुद्धिजीवियों द्वारा मोदी सरकार का मूल्यांकन भारतीय बुद्धिजीवियों से अप्रभावित है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने 18 मई 2014 को संपादकीय में लिखा था, अंततः ब्रिटेन ने भारत छोड़ दिया। इसका निहितार्थ था कि मोदी की वैचारिक पृष्ठभूमि और उनका व्यक्तित्व गुलामी के सभी चिन्हों, संकेतों, मनोवैज्ञानिक प्रभावों और नकलची परिभाषाओं को मिटाने वाला साबित होगा। और पिछले 11 वर्षों में यही हुआ। आर्थिक विकास किसी राष्ट्र के लिए निश्चित तौर पर एक अनिवार्य पहलू होता है, परंतु जिस राष्ट्र की आयु को उसके राष्ट्रीय जीवन में उतार चढ़ाव की अनगिनत घटनाओं, कालजयी नायकों की संख्या, दर्शनों की विविधता को इतिहास की पुस्तकों में समेटना कठिन हो, उसको परिभाषित करना आसान नहीं होता है। भारत उसका उदाहरण है। हमारी यात्रा एक सभ्यता के रूप में शुरू हुई और
प्रतिकूलताओं के बावजूद उसमें हजारों वर्षों में निरंतरता बनी रही। इसका कारण दर्शन प्रधान जीवन मूल्यों का होना है। भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है। समकालीन कालखंड उसी की अनुभूति कराने की यात्रा है। दुनिया के जाने माने चिंतक फ्रेंच फेनो ने उपनिवेशवाद को विचार प्रणाली कहा है जो अपने शासितों को उसमें ढाल लेता है। लड़ाई विचार प्रणाली से मुक्ति की होती है। भारत में यह लड़ाई आसान नहीं है। इसका कारण वैकल्पिक परिभाषाओं को व्याख्यायित करने वालों की अल्पता है। ऐसे में नेतृत्व की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री ने 2500 पूर्व के लिच्छवी शाक्य और 10वीं शताब्दी के उत्तर मेरु शिलालेख को सामने रखकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में 8 फरवरी 2021 और 29 मार्च 2023 एवं 20 मार्च 2024 में भारत को लोकतंत्र की जननी बताने के विमर्श को आगे बढ़ाया। केपी जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी 1924 इस विषय पर श्रेष्ठ रचना है। वह भी पुस्तकालयों में धूल चाट रही है। मोदी के भाषणों में दर्शन व साहित्य के उपयुक्त उद्धरणों के भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर जमी बर्फ को पिघलाया। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण और जैन दर्शन आदि बौद्धिक विमर्श उपेक्षित रहे। वर्ष 2018 के भाषण में मोदी ने याज्ञवल्क्य, गार्गी और अष्टवक्र वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 15 से 17 फरवरी 2018 में अथर्ववेद का मातभूमि पुत्रोः पृथिव्यास अंतरराष्ट्रीय सोलर समिट में वेद में सूर्य के महत्व को रखा। उन्होंने कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की रचनाओं को बार बार उद्धृत किया। इन सबने विरासत और वर्तमान के बीच की दूरी प्रायः समाप्त कर दी। नवंबर 2014 में एक भाषण में राजधर्म की व्याख्या उन्होंने राजा रतिदेव की पौराणिक कथा द्वारा की, जिसमें राज्य या स्वर्ग की इच्छा तक को नकारा गया। मन की बात के 100वें अंक में वेद के श्रम मंत्र चरवैती को उद्धृत किया तो 2021 में संसद में उन्होंने वेद की ऋचाओं द्वारा लोकतंत्र का मर्म समझाया, जिसका अर्थ समावेशी होना है। भारतीय दर्शन संस्कृति की प्रतिनिधि पुस्तकों को दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट करना सांस्कृतिक विरासत के प्रति आग्रह है। 2014 में जापानी सम्राट और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भगवद गीता एवं बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद भेंट की। प्रधानमंत्री ने दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय वाङ्मय पर काम करने वालों को प्रोत्साहित किया, चाहे रॉबर्ट गैफ्रिक द्वारा स्लोवक भाषा में अनुवादित उपनिषद हो या अब्दुल्ला एल बरौन द्वारा अरबी में रामायण या महाभारत का अनुवाद।
पतंजलि के योग को 2014 में अज्ञातवास से निकालकर मोदी ने वैचारिक हस्तक्षेप की यात्रा शुरू की, जो जारी है। इसमें संकल्प, प्रतिबद्धता और उत्साह तीनों हैं। भारत में योग को हिंदू बहुमतवाद कहकर आलोचना की गई, तो 3 दर्जन मुस्लिम राष्ट्रों सहित 175 देशों ने इसे भारत का सर्वोत्तम योगदान माना। यह सिखाता है कि भारत में वैचारिक विद्वेष संयमित नहीं है। 11 वर्ष नव मैकालेवाद के अंत और भारतीय अस्मिता के उदय की जीवंत कहानी है, जहां झंझावात भी है, विरोधाभास भी। यही है मोदी का भारत नामा समाप्त। ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।